यस एवरीवन, सभी का आपका वेलकम। और जैसा कि आपको ध्यान है, हम लोग चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ रहे थे। एक लेक्चर इसका हम देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण हमने देखे। अब इसमें एक्चुअल में अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में, हमने इसकी सॉल्युबिलिटी उसमें इतना ज्यादा नहीं देखा, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में और अच्छे से स्टडी किया। हाँ भाई। और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब बारी आएगी केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टी की। प्रिपरेशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को 5 से 6 प्रिपरेशन इसकी जो बताई थी, उसकी समरी भी मैंने आपको बताई थी। इसमें बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके थे, कुछ हमने नई भी पढ़ी, और उसके समराइज वे में हमें याद करके चलना है इस चैप्टर के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम बात कर रहे हैं उसकी केमिकल रिएक्शंस की। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है, इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसकी पहली कैटेगरी बनेगी OH बॉन्ड क्लेवेज रिएक्शन, जो इसकी एसिडिटी से रिलेटेड रिएक्शन है। दूसरी कैटेगरी बनेगी COH बॉन्ड क्लेवेज। समझ रहे होंगे आप, ऐसे समझ रहे होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिल ही होता है, और यदि मैं कह रहा हूं OH बॉन्ड क्लेवेज तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन, और यदि मैं कह रहा हूं COH बॉन्ड क्लेवेज इसका मतलब ये वाली बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस। हाँ जी। और तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट COOH ग्रुप वाली रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ COOH ग्रुप, है ना। क्या लिखेंगे इसको हम? रिएक्शंस ऑफ कंप्लीट COOH ग्रुप, जिसमें काम आता है, पूरा रिएक्ट करेगा। और चौथे टाइप की रिएक्शन इसकी जो कहलाएगी वो होगी अल्फा हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन करवाएंगे और इस रिएक्शन को बोला जाता है HVZ रिएक्शन। कंफर्म मान के चलो, ये सवाल देती है अपना एग्जाम के अंदर, ये कंफर्म मान के चलिए। तो 4 तरह की मेन रिएक्शंस हमें पढ़नी है और ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम ये चारों टाइप की रिएक्शंस को देखने वाले, तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। दोनों लेक्चर को मिला दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा चैप्टर कंप्लीट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो देखो ये यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, वो यहां से जहां पर हम इसमें देखेंगे एसिडिटी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट एक सवाल GOC का यहां से बनता है इस चैप्टर में। आप खुद सोचो, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो आप, और एसिड की एसिडिटी का सवाल ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अलग अलग तरह के 4 या 5 एसिड आपके सामने होंगे, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी का, या फिर इनमें से कौन सबसे अधिक एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक, या कौन सबसे कम है, ऐसा सवाल एक पेटेंट सवाल है हर एग्जाम में। इसी तरह जो दूसरा सवाल इस चैप्टर का जो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है वो हेल-बोलार्ड-जेलोन्स्की HVZ रिएक्शन का पूछा जाता है। हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है उन पर तो हमें फोकस करना ही करना है, और उसके अलावा भी कई बार आप जानते हो कि चैप्टर से कहीं से भी सवाल उठ सकता है, तो चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ता है। मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन की तरफ। फर्स्ट रिएक्शन है
reaction involving OH bond cleavage. ऐसी रिएक्शंस जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH बॉन्ड टूटेगा। यहां पर मेनली हम जो देखने वाले हैं रिएक्शन वो है एसिडिटी वाली रिएक्शंस। क्योंकि स्टूडेंट्स जब कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये मान के चलिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से जब OH बॉन्ड क्लीव होगा तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा। H+ लूज होगी और कार्बोक्सिलेट एनायन की अपने आप में स्टेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। इसीलिए OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन को हम मार्क कर रहे हैं एसिडिटी। जैसे देखो एक कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH से करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी ना। फास्टेस्ट रिएक्शन, एसिड कौन है? कार्बोक्सिलिक। बेस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस का OH माइनस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और ये रिएक्शन होके सॉल्ट बनेगा सोडियम का और H2O निकल जाएगा। हिंदी में इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया और इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला करते हैं। जो अपने आप में फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, जिसे एसिड बेस रिएक्शन भी नाम देते हैं, जिसका प्रोडक्ट एक बनता है सॉल्ट, दूसरा बनता है वाटर, एसिड बेस रिएक्शन। यही सेम रिएक्शन बच्चों फिनॉल भी देते हैं। सेम रिएक्शन फिनॉल भी देते हैं, फिनॉक्साइड का सॉल्ट बन जाता है। हम फिनॉल के चैप्टर में देख चुके हैं। लेकिन फिनॉल और एसिड में यदि हम कंपेयर करें तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फिनॉल और एसिड में से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। मैं चर्चा कर चुका हूं पहले भी। दूसरी जो रिएक्शन लेता हूं, देखना मैं इसमें दूसरी जो रिएक्शन हम लेंगे वो रिएक्शन है दुर्बल क्षार, यानी कि वीक बेस के साथ। वीक बेस जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना, वीक बेस के साथ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और जब ये रिएक्शन होती है तो यहां भी इसका सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवोपरेट हो जाती है। यह रिएक्शन फिनॉल नहीं देता है। नो रिएक्शन। यह रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करने का काम करती है फिनॉल से। जब भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में विभेद करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हम यूज में लेते हैं। क्या नाम है इस कंपाउंड का? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सारी चर्चा मैं आप लोगों से एसिडिटी के वक्त उस वीडियो जीओसी वाले में भी कर चुका हूं, पर ये दोबारा रिपीट ही हो रहा है एक तरह से, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप खास तौर पर ध्यान रखो। ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्यूबल नहीं है या सॉल्यूबल है। इनमें से कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्यूबल है, मतलब वो उसमें रिएक्ट करेगा जब भी सॉल्यूबल होगा। जैसे कि कार्बोनिक एसिड सॉल्यूबल है,
फिनॉल सॉल्यूबल नहीं है। इसी तरह इनमें से कौन सा कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये दोनों वीक ही बेस है बच्चों, ये दोनों वीक बेस ही है ना, दोनों वीक बेस, और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है। ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, ये कंपैरेटिवली वीक है। फिनॉल आर वीक एसिड, कार्बोक्सिलिक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? उसका कारण आप पीछे जाओ, पिछले लेक्चर को चेक करो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस वाले लेक्चर में बहुत बढ़िया सिखाया हुआ है। बार बार समझाने से समय खराब होगा, उस लेक्चर को देखो, क्लियर होगा आप लोगों को। लेकिन इतनी बात समझ में आ रही कि OH बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या है, एसिडिटी वाली रिएक्शन। ये तब होगी जब आपने बेस डाला, NaOH लिया, सॉल्ट बन जाए, पर NaOH के साथ में फिनॉल भी रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप फर्क करना चाहते हो फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज में लो। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एफर्वेसेंस, बुदबुदाहट आएगी, लेकिन फिनॉल इस टेस्ट को नहीं देता है। लेकिन फिनॉल का एक मेंबर इस टेस्ट को देता है और उसका नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप का -R इफेक्ट, विथड्रॉइंग इफेक्ट, पिक्रिक की एसिडिटी को बहुत बढ़ा देता है, और पिक्रिक एसिड जो है वो इस टेस्ट को देता है। वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर विलय है, डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप फिनॉल की अब एसिडिटी को बढ़ा देंगे। ये चैंपियन है एसिडिटी का। तो जिसके पास अच्छी एसिडिक प्रोटोन है वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगी, सॉल्यूबल हो जाएगी। ऐसे सवालों को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ले तो। और आपको एक ऑर्डर मैंने एसिडिटी का बताया है स्टूडेंट्स, उसको आपको बिल्कुल दिमाग में लेके चलना है। वो ऑर्डर था that carboxylic acids are most acidic, then phenol उससे कम, और अल्कोहल उससे भी कम। तो अल्कोहल तो वैसे ही नहीं देंगे क्योंकि वो तो एसिडिटी में सबसे वीक है, फिनॉल उससे ज्यादा और एसिड उससे ज्यादा, और पिक्रिक इससे भी ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए पिक्रिक उन टेस्ट को दे रहा था। जैसे हमने फिनॉल के अंदर और अल्कोहल के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी थी एल्कली मेटल से, वही सेम रिएक्शन एसिड की सोडियम मेटल से जब करवाते हैं, तो बच्चों सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, या एल्कली मेटल से जब रिएक्ट, दे आर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेटल, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करती है, और इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते ही। तो ये क्या करेंगी कि ये एसिड के साथ सॉल्ट बना लेंगी। क्या बनाएंगी एसिड के साथ? सॉल्ट। सॉल्ट बनाएंगी तो जाहिर सी बात है H+ निकलेगा, H+ को एक इलेक्ट्रॉन देके ये H रेडिकल बनाएंगी। अरे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? H+ को, और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में, वो सॉल्ट बना लिया इसके साथ में। और H रेडिकल दूसरे H रेडिकल से कॉम्बाइन होके बनाएगा ½ मोल ऑफ H2। तो ध्यान रखना, मेटल एल्कली के साथ यदि रिएक्ट करवा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस इवोपरेट होगी। यदि बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवा रहे हो तो भी एसिड बेस हो रही है, लेकिन तब कार्बन डाइऑक्साइड इवोपरेट होगी, क्योंकि वहां पर कार्बोनेट्स लिए हुए हैं, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड इवोपरेट होती है। और ये लेबोरेटरी का टेस्ट है बच्चों, एसिड का लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन देते हैं बच्चों को, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और उसको डालते ही CO2 की बुदबुदाहट आने लगती है, एफर्वेसेंस आने लगती है टेस्ट ट्यूब के अंदर। बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट फिनॉल नहीं देता, लेकिन ये टेस्ट पिक्रिक दे रहा है। तो ये फर्क लेके चलना है। और एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं? हम एसिडिटी पढ़ रहे हैं इसमें। अगर आप देखो OH बॉन्ड क्लीवेज के अंदर, तो इसकी हम एसिडिटी पढ़ रहे हैं, और एसिडिटी के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन है कार्बोक्सिलिक में। मैं तो आपको छोटा सा बता रहा हूं आज। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं डिटेल में आप लोगों से कंप्लीट एसिडिटी को मैं डिटेल में आप लोगों से GOC के वीडियो में लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस वाले वीडियो को देख लेना, मेरे कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है वहां पर। एरोमेटिक एसिड लो चाहे एलिफेटिक एसिड लो, एक सवाल ये मैं मानता हूं GOC का वहां से उठता है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, ये पूरा एक सवाल एसिडिटी का कंफर्म मान के चलो वहां से बनता है।
तो एक तो वो सवाल एसिडिटी वाला, एक कौन सॉल्यूबल है कौन इनसॉल्यूबल है ये वाला, कौन सा टेस्ट डिफरेंशिएट करेगा ये वाला, ये सब चीजें इसी पोर्शन में आ जाती है OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन के अंदर, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ भाई फिरोज एंड आदित्य, उस वीडियो को आप देख लेना, इंडक्टिव इफेक्ट वाले को और रेजोनेंस वाले को, एसिडिटी वहां कर लोगे कवर बेटा। गुड सर कर लिया सर पहले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो देख लेना, ठीक है ना। बार बार आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, हो सकता है आपको रिवीजन भी करना पड़े दोबारा, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट जो एक बार में याद नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम बढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। इसमें इतना ही सीखना था, अब हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड क्लीवेज। COH बॉन्ड क्लीवेज। अब इसमें देखो मैं आपको बता दूं, एक समरी बना देता हूं मैं आपके सामने, क्योंकि अलग अलग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ज्यादा। इस रिएक्शन को हम कन्वर्जन में यूज लेते हैं। कन्वर्जन ऐसे बच्चों की कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव, हिंदी में बोलते हैं अम्ल के व्युत्पन्न बनाने में ये रिएक्शन यूज होती है। अब एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, एक तो होता है एसिड क्लोराइड, एक एसिड का डेरिवेटिव होता है एनहाइड्राइड, एक एसिड का डेरिवेटिव होता है एस्टर, और एक एसिड का डेरिवेटिव होता है एमाइड। बस ये चार एसिड के डेरिवेटिव यानी अम्ल व्युत्पन्न इन्हें हिंदी में कहा जाता है। एल्डिहाइड कीटोन एसिड में नहीं आते, एसिड अपने आप में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके इस OH की जगह यदि Cl लगा दे तो एसिड का क्लोराइड, अगर हमने OCOR यानी एसिटिल ग्रुप लगा दिया तो यह बनता है एसिड का एनहाइड्राइड, यदि OR लगा दिया तो यह बनता है ईस्टर या एस्टर, और यदि NH2 लगा दिया तो यह बन जाता है एमाइड स्टूडेंट्स। और इन चारों को कलेक्टिवली बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव, अम्ल व्युत्पन्न। अब मैं आपको एक मजे वाली बात बताऊं, ये कि अभी हम इसका कन्वर्जन इसमें कर रहे हैं। हाँ जी, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका कन्वर्जन इन चारों में कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने इनसे इसको बनाना सीखा था, याद कर लो आप उस लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हम जब प्रिपरेशन पढ़ रहे थे एसिड की, तो हमने इससे भी बनाया था हाइड्रोलाइसिस करा के, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी बनाया था, और एमाइड के हाइड्रोलाइसिस से भी बनाया था। एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस एसिड बनाता है, और एसिड से यदि इनको बनाना है तो इनकी नॉन रिएक्शंस की नॉलेज आज आपको दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एसिड क्लोराइड बनाना है तो बेस्ट है थायोनिल क्लोराइड, बेस्ट। लेकिन इसकी जगह PCl3 या PCl5 भी काम करते हैं। अब इसका को प्रोडक्ट क्या बन रहा है इस पे ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान रखना कि सल्फर SOCl2 बेस्ट है अगर आपको एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है, बिकॉज SOCl2 के क्रो प्रोडक्ट बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो गैसियस होते हैं। गैसियस को प्रोडक्ट को आसानी से सेपरेट कर लिया जाता है,
तो मेजर प्रोडक्ट अपना ये प्योरिफाइड होकर के मिलता है एसिड का क्लोराइड। तीनों ही रिएजेंट एसिड से एसिड क्लोराइड बनाते हैं, तीनों में क्लोरीन दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन होके बनता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज भी हो रहा है बच्चों, वो भी देख लो आप। लेकिन तीनों में से बेस्ट थायोनिल क्लोराइड है, क्योंकि उसका को प्रोडक्ट गैसियस है जो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। बच्चों एक साथ 2 या 3 प्रोडक्ट जब बन रहे हैं तो उनको सेपरेट करने में भी बहुत दिक्कत होती है। हमारा प्रोडक्ट लिक्विड बन के आ गया और बाकी के को प्रोडक्ट गैसियस बन गए, तो गैसियस तो निकल गए, हमारे कंटेनर में क्या रह गया, लिक्विड प्रोडक्ट। प्योरिफाइड प्योर प्रोडक्ट आ गया, सेपरेशन की झंझट खत्म। प्रैक्टिकली सोच के देखना इस चीज को, ये हो गया। अब बात आती है एनहाइड्राइड और एस्टर और एमाइड बनाने की। ध्यान रखना, एसिड से एनहाइड्राइड बनाने के लिए हमें इसकी रिएक्शन करानी होती है खुद एसिड से ही, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कैटलाइज्ड होती है। अब आप सोचोगे बोले एसिड और एसिड की रिएक्शन होकर के एनहाइड्राइड, तो ध्यान रखना एसिड में एक का H और दूसरे का OH, H2O निकलता है और एनहाइड्राइड बन जाता है। यानी दो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड हो गए, संघनित हो गए, कंडेंस्ड हो गए इन एसिडिक मीडियम। एनहाइड्राइड इतना ज्यादा काम ना तो आता है ना इसके सवाल पूछे जाते, लेकिन एस्टर बनाना है तो इट इज ए वेरी वेल नोन रिएक्शन, दैट इज एस्टरिफिकेशन। वी नो दैट रिएक्शन का नाम एस्टरिफिकेशन, और रिएक्शन के अंदर रिएजेंट अल्कोहल लेते हैं एसिडिक मीडियम में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाई जाती है एसिडिक मीडियम के अंदर तो एस्टर बनता है, बट दिस मेथड इज नॉट गुड क्योंकि ये रिवर्सिबल पाथ है। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होके वापस ये दोनों मिल सकते हैं। एस्टर बनाने के लिए हम एसिड क्लोराइड पर अल्कोहल डाल के बनाते हैं, पर ये अभी हमारे स्कोप में नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, एसिड से एसिड क्लोराइड ये रिएजेंट, एसिड से एनहाइड्राइड खुद एसिड की रिएक्शन, एसिड से एस्टर एस्टरिफिकेशन अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, और एसिड से एमाइड अमोनिया की रिएक्शन हीट करके। अमोनिया सब्स्टिट्यूशन करेगा और OH हट जाएगा और NH2 जुड़ जाएगा। 4 रिएक्शन COH बॉन्ड क्लीवेज की। कुछ पूछना है? ठीक, कोई डाउट किसी तरह का स्टूडेंट्स? COH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन हो चुका है, इतना ही इसमें लेके चलना है। को प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जाना नहीं है, मैकेनिज्म की तरफ भी नहीं जाना है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये पता है, सब्स्टिट्यूशन करने वाला यहाँ अल्कोहल है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ क्लोरीन माइनस है, OH निकल रहा है, COH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन है, दिखाई दे रही है साफ साफ ये सारी चीजें। जस्ट पहले आपने देखी OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन एसिडिटी वाली, जिसमें सारी एसिड बेस रिएक्शन थी। बेस लिए हमने, स्ट्रॉन्ग बेस भी लिया, माइल्ड या वीक बेस भी लिया, और एल्कली मेटल भी लिया उसके साथ भी हमने। और इसके अलावा एसिडिटी के और कॉन्सेप्ट्स हम GOC के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो वो मैंने दोबारा डिस्कस नहीं किए। आप देखना NCERT की बुक के अंदर उस चैप्टर में एसिडिटी पूरी डाली हुई है, लेकिन मैंने उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया एसिडिटी आपको GOC में इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में करवा दी। उससे बाहर जाने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे CUET एग्जाम के अंदर। और फिर दूसरी रिएक्शन हमने शुरू की COH बॉन्ड क्लीवेज वाली, और उसके हमने 4 एग्जांपल, ये चारों एसिड डेरिवेटिव के कन्वर्जन थे, एसिड से एसिड डेरिवेटिव। ये बातचीत हो गई COH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन की, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया थैलिक एसिड। बच्चों बेंजोइक एसिड में एक और एसिड लगा दें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे कहते हैं पुथैलिक या थैलिक एसिड। इसमें pH साइलेंट है, थैलिक एसिड है, ये बड़ा फेमस एसिड है। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब हम 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल से करवाते हैं हीट करके, तो मैं आपको बताऊं कि अमोनिया 2 बार सब्स्टिट्यूशन करके बनाता है थैलामाइड।
थैलामाइड, THA, थैलेमाइड। और थैलेमाइड को जब हीट किया जाता है स्ट्रांगली, तो इसमें से अमोनिया निकल जाता है। अमोनिया कहां से गया भाई? एक NH2 ये और एक H यहां से, ठीक है। तो साइक्लाइज्ड होकर के अब जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बनता है थैलीमाइड। केवल और केवल एक शब्द का फर्क है अगर आप देखो तो स्पेलिंग में। थैलेमाइड में और थैलीइमाइड में केवल और केवल एक शब्द का फर्क है, ए और आई का। साइक्लिक वर्जन को थैलीइमाइड कहते हैं, इमाइड, और ए साइक्लिक फॉर्म में डाईएमाइड को बोला जाता है थैलेएमाइड। मैंने इस रिएक्शन की चर्चा यहां पर क्यों की? मैंने इसलिए की इस रिएक्शन की चर्चा क्योंकि इसमें पहला स्टेप एमाइड फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका आगे हीट करके इमाइड बनाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हमें, पीछे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, मैंने आपको जो रिएक्शन बताई उनमें से एक एमाइड फॉर्मेशन के अंदर हमें इस रिएक्शन को ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्लियर? इसी तरह एक रिएक्शन आप पढ़ रहे हो एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में देखो, एस्ट्रिफिकेशन की ड्रॉबैक है बच्चों, वो ये है कि रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होती है एस्ट्रिफिकेशन। So that is why it is not good. It is reversible. फिर क्या करें? आप एसिड का कन्वर्जन पहले एसिड क्लोराइड में कर दो, एंड एसिड क्लोराइड आर द बेस्ट टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन, और एसिड क्लोराइड पर अब आप एल्कोहल डाल दो। कोई और कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एल्कोहल सिंपली अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया यील्ड आती है एस्टर की एसिड क्लोराइड के साथ। याद रखना, ये वाला मेथड बेस्ट है। दैट इज नॉट गुड बिकॉज रिवर्सिबल है ये बात एस्टर बनाने में। तो जब एसिड से एस्टर बनाने होते हैं तो एसिड क्लोराइड में एक स्टेप बढ़ा के फिर हम एस्टर की तरफ जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब आपको थर्ड टाइप की रिएक्शन की तरफ लेके चलते हैं। थर्ड टाइप की रिएक्शन वो कौन सी बताई थी हमने? वो थी रिएक्शंस ऑफ कंप्लीट COOH ग्रुप, जिसमें पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होगा। इसमें पहली रिएक्शन आपको बताते हैं बच्चों, रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। एसिड से अल्कोहल में कन्वर्जन रिडक्शन कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है? पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि अपचयन है। और अगर हम उल्टा चलें, अल्कोहल से एसिड बनाएं, तो ये ऑक्सीडेशन है। अल्कोहल से एसिड बनाने की लिए जो रिएजेंट वो मैं आपको कल बता चुका हूं पिछले लेक्चर में,
वो मैं आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में भी बता चुका हूं। अब बारी आती है कि हमें इससे ये बनाना है, तो रिएजेंट काम करता है बोरेन्स या डाइबोरेन्स, क्योंकि बोरेन खुद अनस्टेबल होती है BH3, इसलिए वो डाइबोरेन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो BH3 के साथ THF ले लें इस तरह से, BH3 THF के अंदर, या फिर BH3 का डाइमर B2S6 डाइबोरेन ले लें, और या फिर एक और रिएजेंट इसमें काम करता है और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ये। इनमें से ये वाले बेस्ट है, दे आर बेटर देन एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम। इट इज नॉट गुड, पर अगर मान लो इसको भी, क्योंकि कई बार केस आ जाता है, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ता, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, रिडक्शन के वक्त हम डिस्कशन कर चुके हैं, और हमने एक केस एक्टिविटी में पढ़ा था सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला, याद रखना, सोडियम बोरोहाइड्राइड नॉट रिड्यूसेस द एसिड। हमने एस्टर भी पढ़ा था उस वक्त, और आज मैंने आपको एसिड भी बता दिया। ये माइल्ड है, ये मोर कीमोसेलेक्टिव है, ये हर किसी का नहीं करता, ये सेलेक्ट करके रिडक्शन करता है। ये एसिड और एस्टर का नहीं करता, ये कार्बोनाइल के लिए बेस्ट है, ये एल्डिहाइड कीटोनों के लिए बढ़िया अल्कोहल बनाता है उनसे ही, उसके लिए बेस्ट है ये, मैं बता चुका हूं कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो सबका करता है, वो एल्डिहाइड कीटोन का भी करता है, वो एसिड का भी करता है, वो एस्टर का भी करता है। पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले रहे हैं इस केस में, तो ये बहुत लेस रिएक्टिव है, इसके लिए पुअर यील्ड आएगी, बहुत कम क्वांटिटी बनेगी। इनके लिए बेस्ट रिएजेंट है इलेक्ट्रोफिलिक बोरेन्स, ये इनके लिए बेस्ट माने जाते हैं, और अल्कोहल बन के आता है एसिड से। इसे ध्यान रखना, बेटर वाले को अपने को एग्जाम में टिक करके आना होगा। रिडक्शन आ गया समझ में, बस और कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है एसिड से ये बन रहा है। रिडक्शन के अंदर हम मैकेनिज्म वगैरह की बात नहीं करते हैं कभी भी, ज्यादा मैकेनिज्म की बात आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। अभी एनसीईआरटी लेवल 12th क्लास के लेवल से चल रहे हो, केवल आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट को ध्यान रखना है। दूसरी रिएक्शन यानी कि बी, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ये भी बड़ी फेमस रिएक्शन है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, लेकिन ये 11th क्लास में है सिलेबस में। उसका कारण कि एल्केन प्रोडक्ट आता है, एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं उसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट एल्केन बनता है, ठीक है। तो देखो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉल्ट। और सॉल्ट बनाना तो आप अभी सीख चुके हो एसिड से बेस डाल के। तो सॉल्ट बनाना, देखो सॉल्ट कभी बना बनाया नहीं मिलता है, सॉल्ट कभी बना बनाया नहीं मिलेगा, सॉल्ट आपको बनाना पड़ेगा एसिड से। सॉल्ट के ऊपर को हीट किया जाता है सोडा लाइम की प्रेजेंस में। क्या करते हैं? सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करते हैं। सोडा लाइम क्या है? NaOH प्लस लाइम वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, 3:1 इस अनुपात में, इस रेशो में मिक्स कर दो, क्या बनेगा? सोडा लाइम बनता है। सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब एसिड को, सॉल्ट को हीट करते हैं तो स्टूडेंट्स एल्केन बनता है और CO2 निकलता है, और वो निकला हुआ CO2 आगे जाके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। पूरी रिएक्शन में दो ही प्रोडक्ट आए हैं बच्चों, एक तो आया एल्केन और दूसरा आया सॉलिड प्रोडक्ट
ठोस उत्पाद सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन, जिसका केमिस्ट्री में मीनिंग होता है माइनस CO2। CO2 का निकल जाना मतलब डी कार्बोक्सिलेशन। मैकेनिज्म ये कहती है स्टूडेंट्स कि सॉल्ट को जब हीट करते हैं ना सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो यहां से CO2 निकल जाती है, और ये निकली हुई CO2 देखो यहां बन गया कार्बन आयन और इसके साथ निकली CO2। ये निकली हुई CO2 आगे NaOH से रिएक्ट करके बनाती है सोडियम कार्बोनेट, और ये एनायन आगे वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर सॉल्यूशन में है, और प्रोटॉन लेकर के बनाता है प्रोडक्ट एल्केन। तो बच्चों ये हुई नहीं क्या डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसमें CO2 निकल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम की प्रेजेंस में CO2 का निकलना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अब बात आती, देखो इसका एक बहुत पेटेंट सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या? सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाने पर बनने वाला प्रोडक्ट है। यह एक पेटेंट सवाल है बच्चों एग्जाम का, एल्केन वाले चैप्टर से। सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराने पर मैथेन बनती है और सोडियम कार्बोनेट निकलता है। मैथेन जो है वो एक गैसियस प्रोडक्ट है, जबकि सोडियम कार्बोनेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है। मैथेन बनाने का बढ़िया मेथड है बच्चों ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसी तरह जब आपने इतनी बात कर ली है, सोचो आप, जब हमने इतनी बात सीख ली है, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को भी क्यों छोड़ें? वो भी सॉल्ट की ही रिएक्शन है। कॉल्बे वैद्युत अपघटन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर भी सॉल्ट ही लेते हैं, वही एसिड का। सॉल्ट बनाना तो आपने सीख लिया पहले ही, लवण बनाना। लेकिन यहां अब की बार करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी वैद्युत अपघटन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, एक कंटेनर लिया, उसमें सॉल्ट डाला, उसका सॉल्यूशन बना हुआ है, और उसके अंदर कैथोड और एनोड डाल दिए, और उसको करंट से जोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी से। अब करंट पास किया कैथोड और एनोड पे, जैसे ही करंट गया तो इसका अपघटन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बनता है हायर एल्केन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH with half H2। ये कैसे हुआ भाई? ये ऐसे हुआ कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट हम बना रहे हैं, वो सॉल्ट के साथ वाटर भी मौजूद है, सही बात है। और इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करवा रहे हैं तो सॉल्यूशन में कंटेनर में कैथोड भी है और एनोड भी है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। याद रखना, ये दो एक लाइन बना देता हूं यहां पे। CO2 निकलती है रेडिकल मैकेनिज्म से, दो R और R आपस में कॉम्बाइन होते हैं, हायर एल्केन बनता है।
CO2 निकलता है और उसके बाद बचा हुआ जो Na+ है वो H2O से रिएक्ट करके NaOH और हाफ H2 यानी कि H2 गैस। तो बच्चों कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस में दो गैसेज हो गई, एक CO2 और एक H2। हाइड्रोजन गैस कहां निकल रही है? कैथोड पे। CO2 गैस कहां निकल रही है? एनोड पे। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस के सवाल बनते हैं, एनोड पर ही प्रोडक्ट आ रहा है हायर एल्केन और कैथोड पे बन रहा है ये। कैथोड का सवाल तो हाइड्रोजन का बनता है, एनोड का सवाल ये दोनों के रिस्पेक्ट में आता है, इसे ध्यान रखना। मैकेनिज्म की बात अभी नहीं कर रहे क्योंकि हम एल्केन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम एल्केन चैप्टर 11th क्लास का पढ़ते तो कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस की पूरी मैकेनिज्म देखते जो रेडिकल से होता है, रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है इसका प्रोडक्ट, पर फिलहाल नहीं। तो ये तीसरी और लास्ट रिएक्शन हमने किस में देखी है? हमने देखी है कंप्लीट COOH ग्रुप की रिएक्शंस में, रिडक्शन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन एंड द कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? लास्ट आपको लेके चलते हैं 4th नंबर पे, एंड दैट इज द हेल्फा हेलोजिनेशन, which is also called Hell-Volhard-Jelinski रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था HVZ, उसका पूरा नाम आ गया है। रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन होता है। बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। सुनो, इधर ध्यान दो, इसकी ये पोजीशन है अल्फा, इस पर हेलोजिनेशन होगा। ये काम होता है हेलोजन की प्रेजेंस में X2, लेकिन इसके साथ डाला जाता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस X2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जहां पर X क्लोरीन या ब्रोमीन, यानी कि केवल क्लोरो और ब्रोमो दो ही यहां पर जोड़े जा सकते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं जोड़े जाते। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अल्फा पोजीशन है उस पर एसिड हेलोजन जुड़ जाता है X। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेल-वोलार्ड, और ये पूरी रिएक्शन आपके सामने है। प्रोडक्ट बने अल्फा हेलो एसिड, HVZ की पूरी रिएक्शन आपके सामने है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन के अंदर रेड फॉस्फोरस जो ले रहे हैं वो X2 से रिएक्ट करके, जैसे मान लो हमने क्लोरीन ले लिया, PCl3 बनता है। अब मैं स्टाइक्योमेट्री मेंटेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि फॉस्फोरस और क्लोरीन की रिएक्शन होकर के PCl3 बनता है। और सबसे पहले PCl3 जो है वो एसिड से बनाता है। अभी आपने पढ़ी इस रिएक्शन को, अभी आप पढ़ चुके हो, एसिड क्लोराइड। और उसके बाद इसकी अल्फा पोजीशन पे आगे ये PCl3 दोबारा से हेलोजिनेशन करता है, और जिसके हाइड्रोलाइसिस से यहां से वापस हमें मिल जाता है एसिड। तो रेड फॉस्फोरस X2 लेने का पर्पस था कि वो मिलके PCl3 यानी PX3 बनाएगा। वो क्लोरो का या ब्रोमो का हो सकता है, जो आगे रिएक्ट करके पहले एसिड क्लोराइड बना रहा है, जिसकी फिर अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन होके फॉलोड बाय हाइड्रोलाइज होके वापस एसिड बन रहा है। अगर हाइड्रोलाइज नहीं कराएंगे तो ये एसिड क्लोराइड पे ही रुक जाएगी रिएक्शन, ये ध्यान रखना। तो ये इसकी छोटी सी एक मैकेनिज्म की झलक बताई है। ये वाले स्टेप की मैकेनिज्म की डिटेल मैंने चर्चा नहीं करी अभी,
क्योंकि मतलब नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में जाने से, आपको बस रिएक्शन को पहचानना है। HBZ एनसीईआरटी में पूरी मेंशन की हुई है। और मैं आपको बताऊं, इसका ज्यादा से ज्यादा सवाल या तो ये बनेगा कि ये पूरी रिएक्शन लिख के आपसे पूछेगा रिएक्शन का नाम पहचानो, HBZ है। अब आप कितनी सारी नेम्ड रिएक्शंस पढ़ के जाओगे, नहीं भी करते करते आप मान के चलो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कम से कम 15 से 20 नेम्ड रिएक्शन आ गई आपके सामने। 15 से 20 नेम्ड रिएक्शन में कौन सी नेम्ड रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, और उसका क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या रिएजेंट है, पहले तो ये पढ़ो। फिर रिएक्शन को देख के पहचानना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कैसे पहचानेंगे, तब जाके काम चलेगा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक इटार्ड रिएक्शन पढ़ाई थी, इटार्ड का सवाल भी इसी तरह का बनता है। इसी तरह मेंडियस रिएक्शन अगले चैप्टर में आएगी आप लोगों की। स्टीफन रिडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे अभी हमने कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन को देख लिया है। तो इस तरह से हमें नेम्ड रिएक्शंस को अलग से फोकस करके चलना है। तो ये सारी रिएक्शंस को आप क्या करोगे, समराइज करोगे लास्ट में। देखो एक समरी तो मैंने आपकी ऑलरेडी बना दी थी, एसिड से एसिड के डेरिवेटिव बनाना। उसमें समरी बनाई थी मैंने, वो एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड, चारों बनाना मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा जो अदर रिएक्शंस आपने पढ़ी सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, उसको आप समराइज करो। आपने पढ़ी कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको आप समराइज करो। हाँ, आपने पढ़ी रिडक्शन, उसको आप समराइज करो। आपने पढ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेल्वोलार्ड जेलॉन्स की रिएक्शन, आप उसको समराइज करो। आपने पढ़ी एसिड बेस रिएक्शन, आप उसको समराइज करो। कौन कौन से बेसिस के साथ रिएक्शन करके क्या बना, आप उसको समराइज करो। और कोई अदर रिएक्शंस रह गई, आप उसको समराइज करो। इस तरह से पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप पूरी डिटेल को ढंग से माइंड में समराइज करके लास्ट में समरी बनाओगे, तो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद रहेगी। वरना तो आपने पढ़ी और फिर आप भूल गए। और अगर आपने पढ़ ली पूरी और एक साथ फिर उसको दोबारा से समराइज, पर ये समरी ऐसे नहीं बनती है, आपको बार बार पीछे पलट के देखना पड़ेगा पेजेस को कि हाँ हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी। हमने 4 तरह की रिएक्शन से शुरुआत की, फिर उसके बाद हमने एक एक करके कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, हमने एसिडिटी की पढ़ी, फिर हमने उसके बाद में CO बॉन्ड क्लीवेज की, एसिड डेरिवेटिव बनाना सीखा, इनके सबके रिएजेंट्स आपने याद किए, है ना। पूरा एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ढंग से दोबारा देखे सारे पेजेस को आपने, और फिर लास्ट में आपने खुद से समरी बनाई, ये चैप्टर तैयार हो जाता है। बस इसी तरह से करना है अपने को CUET लेवल पे, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के सामने लेके आऊंगा एमीन वाला, लेकिन उससे पहले मैं इस चैप्टर की एक्टिविटी के कुछ सवाल भी आपके सामने लेके आऊंगा। तो बच्चों एक काम करना, आपको क्या करना है, आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी वीडियो मैंने बना दिए सारे लेक्चर को देख लेना, सारे नोट्स समराइज कर लेना, सारी रिएक्शन समराइज कर लेना। अगला लेक्चर पहले एक्टिविटी के सवाल लेंगे इस चैप्टर के, तो एक लेक्चर में एक्टिविटी के सवाल होंगे और उसके बाद फिर एमीन वाले चैप्टर को हम शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।